हेलो, गुड इवनिंग चिल्ड्रन। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद पूर्णिमा शर्मा। और ये यूनिट 5 का रिवीजन है आपके इस 18 तारीख को जो 19 मार्च को जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए। वैसे मैंने पूरा उसको डिटेल में प्ले लिस्ट में फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक वन शॉट डाला हुआ है। इसको डिटेल्ड में जाने के लिए मेरी वीडियोस जो मेरा प्लेलिस्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट का और बैलेंस ऑफ पेमेंट का वन शॉट है वो देखेंगे। यहाँ मैंने शॉर्ट में जो कि कम टाइम में एक रिवीजन मेन पॉइंट्स का करा रही हूँ और जो सीबीएसई ने पॉइंट प्रेस्क्राइब किए हैं कि इन पॉइंट्स को नहीं छोड़ना, राइट, अगर आपको फुल मार्क्स इस यूनिट में चाहिए, राइट। तो इसमें यूनिट 5 में दो चैप्टर हैं बच्चों। एक तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है। दो आपका टॉपिक्स हैं, राइट। अब इन दो टॉपिक्स में बच्चों, ठीक है, इन दो इन दो टॉपिक्स में जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता रही हूँ। पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? इसमें इनिशियली दो चीज़ें हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? द करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट होम करेंसी। ठीक है, जैसे इंडिया के लिए इंडियन करेंसी रुपीज़ को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी करेंसी हैं वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी, राइट। ये क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट में दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, राइट। पहले तो करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन, राइट। डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू। वैल्यू मतलब परचेसिंग पावर। इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी, वैल्यू जहाँ वर्ड आएगा वहाँ मार्केट वैल्यू नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं है, ठीक है। फॉल इन द परचेसिंग पावर और वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। और मेन पॉइंट, ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, ड्यू टू चेंज इन मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कौन से है? डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये कौन से एक्सचेंज रेट? तीन एक्सचेंज रेट सिस्टम है। एक तो है फिक्स, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग, राइट। इन तीनों एक्सचेंज रेट में ये डेप्रिसिएशन किस में होता है? फ्लेक्सिबल में होता है, ड्यू टू चेंज इन मार्केट फोर्सेस, है ना। मार्केट फोर्सेस, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ये मैंने उसमें बिल्कुल क्लियरली एक वीडियो बनाई है उसके इसी टॉपिक पर। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बच्चों मे बी इन्फ्लुएंस, जैसे आपने डिमांड 11th में पढ़ा था, सप्लाई 11th में पढ़ा था फॉर ए कॉमोडिटी। यहाँ पे क्या है? कॉमोडिटी नहीं है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कहाँ से इन्फ्लुएंस होती है? एक तो फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? उसकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू मतलब प्राइस, राइट। प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ इंडियन करेंसी, राइट। जैसे कि $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज़। तो $1 खरीदना है तो कि हाउ मच वी हैव टू पे? 84 रुपीज़, 83 रुपीज़। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या? फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये मार्केट वैल्यू है। और केवल वैल्यू आएगा तो परचेसिंग पावर उसका मीनिंग होगा, राइट। तो अगर मार्केट ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल फॉल। अगर हमें एक डॉलर पहले 80 में खरीदते थे, अब 82 में खरीदेंगे तो मैं फॉरेन गुड्स क्या पड़ गई बच्चों? महंगी पड़ गई। और जब महंगी पड़ गई बाहर से इंपोर्ट करना, तो हम इंपोर्ट कम कर देंगे। और जब हम इंपोर्ट कम कर देंगे तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल फॉल, क्योंकि वाई वी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी? टू मेक द आर पेमेंट फॉर आवर इंपोर्ट। अब इंपोर्ट कम हो गया तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल फॉल।
अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बनाते हैं ऐसे, ये क्या है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और ये फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर मैंने जो एग्जांपल दिया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल फॉल। तो कैसी रिलेशनशिप हो गई, इनवर्ड्स। वंस फॉरेन एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस द डिमांड, तो कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्स। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल फॉल, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस। एग्जाम्पल से अभी आपको बताया। लेकिन जैसे 11th में पढ़ा था, प्राइस को छोड़कर, अदर देन प्राइस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं कॉमोडिटी की। ऐसे ही बच्चों इधर, ठीक है, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट तो है ही फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, बट अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रेट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट पर इंपोर्ट बढ़ जाए, सपोज इंडिया पे हमें लग रहा है कि कोई कंट्री अटैक करने वाला है, या फिर इंडिया में किसी चीज़ की स्कैरसिटी हो जाए, और कॉमोडिटी क्या है, वो बच्चों नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है। जैसे कोविड में हमें मंगानी थी, लाइफ को सेव करने के लिए लोगों को इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये क्या है कि एक्सचेंज रेट सेम होता है और इंपोर्ट बढ़ जाता है। जब सेम फॉरेन, यहाँ पे इंपोर्ट कैसे कम हुआ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये रिस्पॉन्सिबल है इस फॉल के लिए। लेकिन जब सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट पर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल फॉल बिकॉज ऑफ लेस इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड। तो इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड, इनविजिबल गुड कौन सी होती है, सर्विसेज होती है। और यूनिलेटरल ट्रांसफर, अब यही नहीं लिखना बच्चों, यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट टू अब्रॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट टू अब्रॉड। अगर हमें बाहर अपने रिलेटिव को कोई गिफ्ट भेजना है तो वी विल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फ्रॉम आरबीआई टू बी ट्रांसफर टू माय रिलेटिव एंड फ्रेंड अब्रॉड। ठीक है, तो ये क्या है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट टू अब्रॉड, राइट। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, और क्यों चाहिए फॉरेन करेंसी, if we want to invest abroad, तो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड बाय द रेजिडेंट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। तो ये हो गया फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। तो अगर मान लो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो हमारा डिमांड का, अब इस पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और उसमें कभी कभी आपके इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको जाके अच्छे से समझेंगे। उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है कि एप्लीकेशन, नाम है उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो 3 मार्क और 4 मार्क में क्वेश्चन आता है, राइट। तो राइट शिफ्ट आ जाएगा, राइट शिफ्ट जाएगा तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, एक्सेस डिमांड से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब आ जाइए, तो ये किससे हो रहा, मार्केट फोर्सेस से। ठीक है, क्या हो रहा है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन एप्रिसिएशन, सेम राइज इन द वैल्यू, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, सॉरी राइज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन। तो डेप्रिसिएशन का एग्जांपल बच्चों जनरली बच्चे लिख देते हैं $1 इज इक्वल टू यार 80 रुपीज टू $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। इसको कह रहे हैं फॉल, 80 से 85 हो गया, ये गलत है। ये मैं फिर कह रही हूँ यहाँ पे फॉल इन द वैल्यू, वैल्यू मतलब परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ करेंसी। ये क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है किसका, इंडियन करेंसी का। पहले 80 में $1 खरीदते थे, अब 5 रुपए कम 75 रुपीज में $1 खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया की करेंसी का क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन। ठीक है, इफ इट हैपेंस ड्यू टू मार्केट फोर्सेस अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और अगर यहाँ पे 85 कर दूं बेटा, जनरली बच्चे सोचते हैं ये इंक्रीज हो रहा है तो ये एप्रिसिएशन है, ये क्या है, डेप्रिसिएशन है, राइट। क्योंकि पहले हम 80 में $1 खरीदते थे, अब 85 में। इसका मतलब है इट मीन्स द परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ इंडियन करेंसी रिड्यूस इन टर्म ऑफ डॉलर, दैट्स व्हाई वी हैव टू पे 5 रुपीज मोर टू परचेस $1। ठीक है,
तो ये आपका था। अब इसमें एक बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका इम्पैक्ट एप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। ये बहुत ही रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरली डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पे पूछते हैं, राइट। तो डेप्रिसिएशन से क्या होगा बच्चों, जो फॉरेन गुड्स है हमारे लिए क्या हो गई, महंगी हो गई ना। पहले हम 80 में सपोज $1 एक्स कॉमोडिटी की वैल्यू थी, प्राइस था यूएस मार्केट में, तो हम अब उस एक्स कॉमोडिटी यूएस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पहले कितने देते थे, 80 रुपये, अब कितने दे रहे हैं, 85। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इम्पोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के लिए वहाँ की गुड लेंगे, एक्सपोर्ट के लिए यहाँ की। तो फॉरेन गुड्स विल बिकम एक्सपेंसिव। जब फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव बन गई बच्चों, तो वी विल डिमांड लेस। व्हेन वी विल डिमांड लेस, द इम्पोर्ट विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आउटफ्लो कम हो जाएगा। आउटफ्लो कम हुआ तो इसका इम्पैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ करेंसी हैज रिड्यूस्ड। चीज़ों को समझो, कुछ भी पूछे ताकि आप टू द पॉइंट आंसर दे सको। दूसरा आपका एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डेप्रिसिएशन का। अब यहाँ पे लेंगे इंडियन प्रोडक्ट, राइट, कि या इंडिया में किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 1 रुपी है, तो पहले $1 से यूएस कितना लेता था, 80 यूनिट्स। आप $1 से कितनी यूनिट खरीद पाएगा, 85 यूनिट्स। ठीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू इंडिया में 1 रुपी ईच यूनिट है। ठीक है, यानी कि 5 यूनिट ज़्यादा एक्स्ट्रा। तो हमारी प्रोडक्ट, इंडिया की प्रोडक्ट, डोमेस्टिक गुड्स यूएस के लिए क्या हो गई, चीपर। ठीक है, व्हेन इंडियन प्रोडक्ट्स विल बिकम चीपर टू यूएस, सो दे विल प्रीफर टू इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, और हमारे क्या होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अप्रिसिएशन का उल्टा होगा। अप्रिसिएशन में क्या होगा, एक्सपोर्ट कम होंगे और इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल लेके इसको आप लिख सकेंगे। अब आ जाइए 3 टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड, जिसमें गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन अलाउ करती है, ठीक है, फिक्स करने के बाद, और उसके लिए क्या करती है, अपने पास उसको करेंसीज गोल्ड का उसके पास स्टॉक रखती है, राइट, ताकि वो दूसरी करेंसी को बेच के खरीद के अपनी करेंसी के वैल्यू को जो उसने फिक्स किया है उस तक रख सके। ठीक है, तो उसको स्टॉक रखना पड़ता है गोल्ड का, फॉरेन एक्सचेंज का, राइट। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स तीनों की प्रिपेयर करनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी मिल जाता है, तो ये डायरेक्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, क्योंकि इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, राइट। अब यहाँ पे फिक्स में बनाने को बना सकते हैं कि एक सिचुएशन जनरेट कर दें और आइडेंटिफाई करो, राइट, और डिस्कस करो। तो फिक्स्ड आपका क्या कर रहा है, एक स्टेबिलिटी दे रहा है, और स्टेबिलिटी देने से फॉरेन जो फॉरेनर्स है उनका उस कंट्री में फेथ बढ़ जाता है, एंड इट इज़ गुड फॉर द यू नो दैट मोर फॉरेन ट्रेड फॉर मोर कैपिटल मूवमेंट। इसलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, इसको रिप्लेस किया गया फ्लेक्सिबल से। फ्लेक्सिबल प्योरली डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। डिमांड, import of visible goods, import of invisible goods, unilateral transfer sent to abroad, capital investment to abroad, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो ट्रांजेक्शन जिनसे फॉरेन कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री में इनफ्लो होता है, क्या, मनी नहीं, बच्चे मनी लिख देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो एक्सपोर्ट अगर हम बेचेंगे तो पेमेंट किस में आएगा, एक्सपोर्ट इसमें क्या आएगा, डॉलर में आएगा। अगर हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे अपनी, तो वी विल रिसीव डॉलर, ठीक है। और अगर हम गिफ्ट यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड, ठीक है, तो कहाँ आएगा, कंट्री में आएगा, सप्लाई बढ़ेगी हमारी। और फॉरेन इन्वेस्टर्स
अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे कंट्री में सप्लाई बढ़ेगी डॉलर की, और कौन सी साइड बढ़ेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में? क्रेडिट साइड, राइट, विच कॉजेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट। तो इसके मैनेज्ड क्या है, जिसमें कि फिक्स कौन करता है? डिमांड एंड सप्लाई करते हैं, लेकिन उसको गवर्नमेंट, ठीक है, अपना रिजर्व जो आरबीआई रखता है बच्चों फॉरेन करेंसी का, उसको यूज करके, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है। कैसे? बाय यूजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लाइंग विद आरबीआई। तो इसलिए इस एक्सचेंज रेट को हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। फ्लोटिंग मतलब फ्लेक्सिबल, और डर्टी फ्लोटिंग यानी कि डेलिबरेटली उसकी पावर, परचेसिंग पावर करेंसी की नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उसको डेलिबरेटली अपने रिजर्व को यूज करके उसको मेंटेन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो ये टॉपिक, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें डेप्रिसिएशन क्या है? अब डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस। डेप्रिसिएशन भी क्या है? फॉल इन द वैल्यू, वैल्यू मतलब परचेसिंग पावर, ये डेप्रिसिएशन है, राइट, caused by market forces, demand for foreign currency and supply of foreign currency। ठीक है, और ये क्या है आपका डिवैल्यूएशन? यहाँ पे ये मार्केट फोर्सेस से होता है, और जब सेम चीज गवर्नमेंट करती है डेलिबरेटली, ठीक है, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती है, क्योंकि इससे क्या बढ़ रहा है? एक्सपोर्ट बढ़ रहा है बच्चों, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट बढ़ना कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे। चाइना अक्सर ये करता है, और चाइना जब करता है तो बाकी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज हैं वो उसके अगेंस्ट वो अपनी आवाज़ को उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जब चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यूट किया, ठीक है, तो वहाँ की जो गुड्स हैं बाकी कंट्रीज़ के लिए सस्ती हो जाएंगी, और वो हम बाकी कंट्रीज़ जो पहले यूएस से खरीदते थे, अब यूएस से ना खरीद के चाइना से खरीदेंगे, तो यूएस के एक्सपोर्ट कम हो गए और चाइना के बढ़ गए, तो ऑब्वियसली यूएस तो बाकी कंट्रीज़ जो इनसे पहले लोग खरीदते थे वो लोग इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, और ये डिवैल्यूएशन रिपीटेडली चाइना करता रहता है, राइट। ये आपका डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ होम करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी डेलिबरेटली बाय द गवर्नमेंट, ये नहीं करती गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा, इनफ्लो कम होगा फॉरेन करेंसी का, आउटफ्लो बढ़ जाएगा, तो इसको नहीं करती है गवर्नमेंट। तो ये आपको पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, राइट। अब आ जाइए बीओपी। बीओपी में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है बच्चों? क्योंकि बीओपी क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन द रेजिडेंट एंड गवर्नमेंट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट, दैट इज 1 ईयर। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन, वन नेशन टू अनदर नेशन, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जिससे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, राइट, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे ट्रांजैक्शन का क्या करना? रिकॉर्ड रखना। किसके बीच में हो रहा है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? बिटवीन द रेजिडेंट, रेजिडेंट में गवर्नमेंट भी है, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से हो रहा है इंडिया का ट्रांजैक्शन, वो पूरा रिकॉर्डेड होगा, और वो जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा उसको क्या बोलेंगे? बीओपी, और ये 1 साल के लिए बनता है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर, राइट। अब इसका ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं? पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड,
बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड। बेटे मैं थोड़ा जल्दी लिखती हूँ, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाता होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मेरा फोकस समझाने पे ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिखती हूँ, राइट। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड। इनविजिबल गुड कौन सी है ये? आपकी, अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। इनविजिबल गुड ये क्या है? हमारी सर्विसेज है। एनसीईआरटी में इसमें फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड है। फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। और नॉन फैक्टर सर्विसेज में जैसे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये आपका नॉन फैक्टर सर्विसेज में आता है, राइट। और किसी किसी बुक में दोनों को अलग अलग दिया है। इनविजिबल गुड्स में केवल नॉन फैक्टर सर्विसेज लिए और फिर लिखा फैक्टर इनकम फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेना। तीसरा है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, टू अब्रॉड। और फोर्थ है आपका बच्चों कैपिटल ट्रांसफर। अब यहां से ही तुम्हारा पूरा ये क्लियर हो जाएगा। फोर्थ, पहला है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड, सेकेंड है इनविजिबल गुड, इसमें फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों है, तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, और फोर्थ है कैपिटल ट्रांसफर। अब ये जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है वो दो अकाउंट पे होता है, ठीक है। एक तो कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में बच्चों वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की एंट्रीज होती है, वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि किसी भी कंट्री की इनकम लेवल को, आउटपुट लेवल को, एम्प्लॉयमेंट लेवल को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। एसेट और लायबिलिटीज को नहीं करती है। उन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स वो किस में होते हैं? कैपिटल, सॉरी करंट अकाउंट पे होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होंगे? एक ये होगा करंट अकाउंट पर विजिबल गुड्स, एक इनविजिबल गुड और एक यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये तीनों कंपोनेंट किसके हो गए? करंट अकाउंट के, ठीक है। क्योंकि ये किसको अफेक्ट कर रहे हैं? इनकम लेवल, आउटपुट लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ ए नेशन। लायबिलिटीज और एसेट्स को ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि अगर एक कंट्री मशीन इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो कैपिटल ट्रांसफर किस में होते हैं? ये होता है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कौन से होते हैं बेटा? जो लायबिलिटीज और एसेट्स को अफेक्ट करते हैं, वो होते हैं आपके कैपिटल अकाउंट में। तो अगर एक कंट्री मशीन इंपोर्ट कर रहा है तो वो इसका ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट पे होगा या कैपिटल अकाउंट पर? क्योंकि वो क्या है, मशीन क्या एसेट्स है, और अभी मैंने बताया कि जो लायबिलिटीज और एसेट्स को अफेक्ट करते हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट पर उनका ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। वो उसका ट्रांजैक्शन बच्चों करंट अकाउंट पर होता है, मशीन का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? विजिबल गुड्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाइए ये दो अकाउंट, लायबिलिटीज एंड एसेट्स कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड इनकम लेवल करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के तीन कंपोनेंट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? ये इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, क्रेडिट साइड, इंपोर्ट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, डेबिट साइड। तो अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि क्रेडिट साइड, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। विच अकाउंट एंड विच साइड, रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड।
क्रेडिट साइड क्या है? विच कॉजेज द इनफ्लो, किसका बच्चों? ध्यान, मनी का नहीं, फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का। वो क्या है? क्रेडिट साइड है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आइटम्स, पॉजिटिव आइटम्स। और ये क्या है आपका? ये डेबिट साइड विच कॉजेज द आउटफ्लो, किसका? ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव आइटम्स, जिसके कारण कंट्री से बाहर जा रही है क्या? फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट, सॉरी डेबिट और नेगेटिव आइटम्स। जिस ट्रांजेक्शन से हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रही है उसको बोलते हैं क्रेडिट आइटम्स और पॉजिटिव आइटम्स, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ठीक है, अब ये जो है पहले हम उसकी एंट्री करते हैं बच्चों। जैसे एक्सपोर्ट कहाँ आएगा? एक्सपोर्ट इधर आएगा। इंपोर्ट क्या आएगा? इधर आएगा। हम बाहर में कोई मैं सपोज यूरोप में मैं एक फ्लैट खरीद रही हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगी? हमारी कंट्री से करेंसी बाहर जाएगी, तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड आएगा। सपोज मेरे पास फ्लैट था यूरोप में, इस साल मैं उसको सेल आउट कर रही हूँ। जब सेल आउट करूँगी तो करेंसी, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी, तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। फॉरेनर्स, ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट खरीद रहा है कोई बंदा जो कि हमारे कंट्री का नहीं है, किसी दूसरे कंट्री का है, तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, और अगर वो फॉरेनर जो उसका फ्लैट था इस साल बेच रहा है, सेल आउट कर रहा है, तो हमारे कंट्री को उसको क्या पेमेंट करना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी, तो किस साइड आएगा? नेगेटिव साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, कॉजेस आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो इस लॉजिक को लगाएंगे। Inflow of foreign exchange credit, positive item. Any transaction which causes the outflow of foreign currency, right? They are known as negative items, or they are entered on debit side, right? अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, कि ये है बेटा कि ऑटोनोमस एंड accommodating आइटम्स और बीओपी। ऑटोनॉमस क्या है? मतलब इंडिपेंडेंट, किससे? फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ बीओपी। बीओपी तुम्हारा सरप्लस है, डेफिसिट है, लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको इंपोर्ट करना है, कुछ एक्सपोर्ट करना है, वो करेंगे। इस टाइप के आइटम्स को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। ठीक है, और जो केवल किसके लिए किए जाते हैं, इसमें एक वर्ड लिखना है, किसके लिए किए जाते हैं? इकोनॉमिक मोटिव से किए जाते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो इकोनॉमिक मोटिव से हो रहा है ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो ऑटोनॉमस आइटम होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ बीओपी। जैसे कि मैंने ये सपोज छोटा सा बना के दिखा रही हूँ, क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है बीओपी का। ठीक है, अब ये जो है पहले मैं क्या करूँगी? ऑटोनॉमस आइटम्स की एंट्री करूँगी, उसके बाद देखूँगी कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड की वैल्यू एज ए गवर्नमेंट। अब मान लो क्रेडिट साइड तुम्हारा 500 है और ये 600 है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो लोन लेके, बोरोइंग इस साइड आएगी, लोन लेके इसको बैलेंस्ड बना सकती है। ये पिक्चर वर्ड को नहीं दिखाएंगे, राइट? अगर हम ये पिक्चर दिखा दें तो हमारे क्या है, जो वर्ड में है हमारा जो एक इम्पोर्टेंस है, हमारा जो एक जगह बनी हुई है वर्ड में, उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग हमारे साथ बिजनेस करना, हमारे साथ कंट्री में इन्वेस्ट करना से फिर पीछे भागेंगे। तो ये पिक्चर नहीं दिखा सकती कोई गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बोरोइंग से करेगी तो ये साइड बढ़ जाएगी क्रेडिट और ये बैलेंस्ड हो जाएगा, लेकिन बोरोइंग से नहीं करती गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उससे बच्चों गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या रखती है? आरबीआई का रिजर्व, ये रिजर्व है आरबीआई का,
यहाँ से लेती है और यहाँ एंट्री करती है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट है कैपिटल ट्रांसफर में, बोरोइंग क्रेडिट साइड, लेंडिंग डेबिट साइड, रीपेमेंट ऑफ लोन डेबिट साइड, रिकवरी ऑफ लोन्स क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड कॉजेज आउटफ्लो डेबिट साइड, एंड चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व। ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है जो मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो यहां से निकाला तो ये रिजर्व क्या हो गए बच्चों, कम हो गए। ठीक है, तो रिजर्व क्या हुए, डिक्रीज डिक्रीज जब ये सिचुएशन बनी तो, और डिक्रीज इन रिजर्व से क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन बीओपी अकाउंट। यहां से पैसा क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स विद आरबीआई इज ए क्रेडिट एंट्री, क्रेडिट, क्योंकि इट कॉजेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन बीओपी अकाउंट। अगर ये 5 की जगह बच्चों ये 700 है तो यहां से 100 निकालेगी और इसमें रिजर्व में डाल देगी। अब रिजर्व क्या हो गए, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो इंक्रीज इन दिस ऑफिशियल रिजर्व से क्या हो रहा है, यहां से पैसा बाहर आ रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो क्या है, दैट इज डेबिट साइड। तो इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इज ए डेबिट एंट्री और डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इज ए क्रेडिट एंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई, इसको ध्यान से सुनना, आरबीआई इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बल्कि क्या है, चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन reserves of foreign currency with RBI is a component of capital account. ठीक है, चेंज इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज किस साइड आ रहा, डेबिट साइड, और डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व क्रेडिट साइड। ठीक है, ये आपका हो गया ये। अब आ जाइए ऑटोनॉमस की हम बात कर रहे थे, तो ये हो गया, सपोज ये हमने एंट्री करी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक मोटिव से और ये आया, तो हमने जब ये ऑफिशियल रिजर्व आरबीआई का यूज किया, इसको बैलेंस किया, ठीक है, तो इसने इस एंट्री ने क्या किया, अकोमोडेट किया। ठीक है, क्या, बीओपी अकाउंट। तो ये जो एंट्री हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व, इससे क्या हो रहा है बच्चों, इससे अगर ये 500 है और ये 400 है, तो ये जो रिजर्व है ये क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको, ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है इस डेफिसिट को। काय के लिए यूज कर रहा है, कवर कर रहा है इस डेफिसिट। ये आपका सॉरी, ये सरप्लस है, 500 क्रेडिट साइड है और 400 ये क्या हो, सरप्लस बजट है। सरप्लस बीओपी हो गया, राइट। बीओपी 3 होता है, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस। तो ये सरप्लस हो गया क्योंकि इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है। तो यहाँ इधर से निकाल के इधर भेजेंगे तो आपका इस रिजर्व ने, इस एंट्री ने क्या काम किया, एब्जॉर्ब द सरप्लस। तो द एंट्री विच इज डन ईदर टू एब्जॉर्ब द सरप्लस और टू फाइनेंस द डेफिसिट। अगर ये मैं 700 कर दूं तो ये 300 का डेफिसिट हो गया। तो 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल द एंट्रीज which are done by the government either to absorb the surplus or to finance the deficit, they are known as accommodating items, they are known as accommodating items। ठीक है, accommodate, एंड क्योंकि वो इस लाइन के बाद हो रहे हैं तो ऑटोनॉमस को बिलो द लाइन आइटम और इसको बोलते हैं, सॉरी, ऑटोनॉमस अबव द लाइन आइटम पहले हो रहा है और ये बाद में हो रहा है, तो ये इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ बीओपी, ये क्या है, डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ बीओपी। नेक्स्ट है, ये दोनों अकाउंट पे होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, अपने फायदे के लिए सपोज मैं बाहर कोई फ्लैट खरीद रही हूँ तो ये कैपिटल अकाउंट पे होगी,
मैंने कोई गुड इंपोर्ट करी, ये करंट अकाउंट पे होगी। तो ऑटोनॉमस का जो ट्रांजैक्शन, आइटम्स का जो ट्रांजैक्शन होता है वो दोनों अकाउंट पे होता है, करंट पे भी होता है बच्चों एंड कैपिटल पे भी होता है, और इसका केवल ओनली कैपिटल अकाउंट पर होता है। ये नेक्स्ट हो गया। तो कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो 4 पॉइंट लिखोगे। इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ बीओपी, डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ बीओपी। इट इज डन काहे के लिए, टू ईदर टू एब्जॉर्ब द सरप्लस और टू फाइनेंस द डेफिसिट इन बीओपी अकाउंट। ये क्या है आपका, इकोनॉमिक मोटिव से होते हैं, राइट। और ये किस लिए होते हैं, ईदर टू एब्जॉर्ब द सरप्लस और फाइनेंस द डेफिसिट इन बीओपी अकाउंट। नेक्स्ट लिखेंगे ये करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों पे होता है, ये केवल ओनली कैपिटल अकाउंट पे होता है। और लास्ट लिखेंगे क्या है, अबव द लाइन आइटम्स ऑटोनॉमस, बिलो द लाइन आइटम्स अकोमोडेटिंग आइटम्स, और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख देंगे पूरे नंबर। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो इस बार सीबीएसई ने दिए हैं बीओपी इससे, राइट, इस साल के सैम्पल पेपर में, राइट। बीओपी से आपका हाँ, एक तो ये है बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट दो टाइप का, पोर्टफोलियो एंड एफडीआई। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसमें ओनरशिप नहीं होती है, कुछ इक्विटी से फॉरनर्स डोमेस्टिक कंपनी के खरीदते हैं, ओनरशिप नहीं होती। और एफडीआई में उनकी खुद की ओनरशिप होती है, ठीक है, कंट्रोल होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विटनेस्ड ए शार्प here decline during this much amount, right, 32.4 billion dollar, and in which sub account and on which side of the balance of payment account the above transaction will be recorded। तो ये क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट है। तो कौन सा अकाउंट हो गया, अफेक्टिंग द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, कैपिटल अकाउंट हो गया। क्योंकि ये क्या कर रहा है, फॉरनर्स अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी कंट्री की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उनको पैसा वापस देना पड़ेगा, राइट। और कौन सी साइड होगा ये कौन सी साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड कॉजेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। एक ये क्वेश्चन आया है आपका, और ये कितने मार्क्स का है, इसके दो पार्ट्स हैं बच्चों, एक ये है और दूसरा है स्टेट द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट यानी कि क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड, ठीक है, इनफ्लो कम और आउटफ्लो ज़्यादा, राइट। ये आपका दिया है इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अकर व्हेन, और ये हम किस पे देखते हैं, सिर्फ ऑटोनॉमस, क्योंकि अकोमोडेटिंग से हमेशा क्या कर देते हैं, हम बैलेंस कर देते हैं। तो इसमें ऑटोनॉमस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अकर्स व्हेन ऑटोनॉमस रिसिट्स fall short of autonomous payment during a given period of time in the economy। तो ये 1 नंबर का होगा और पहला वाला 3 नंबर का होगा। 3 नंबर में एक तो किस अकाउंट पर होगा, डे नंबर 1.5, और किस साइड होगा 1.5। बिना रीज़न के, बिना सही रीज़न के मार्क्स नहीं मिलता बोर्ड्स में। तो केवल लिख के मत आ जाना कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, उसको क्यों और कितने पार्ट्स में हुआ, पहले अकाउंट लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, राइट, क्यों उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्रेडिट साइड क्यों इन कॉजेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, ये हो गया ए पार्ट, राइट, फिर बी पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट ठीक से करोगे। ये क्वेश्चन आया आपका 4 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन आए होंगे 1 मार्कर। 1 मार्कर मैं अभी बताती हूँ। फॉरेन ग्रांट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है बच्चों कि फॉरेन ग्रांट इन एड्स रिसिट्स डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट।
क्लेम मतलब लाइबिलिटीज। तो फॉरेन एड, ठीक है, फॉरेन ग्रांट इन एड, हेल्प, तो हेल्प को तो वापस नहीं करना है, यूनिलेटरल है, तो इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज नहीं बढ़ेगी। डू नॉट लीड टू एनी क्लेम टू द गवर्नमेंट, तो स्टेटमेंट हो गया 1 ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट दिया बच्चों, डिस्पोजल ऑफ इक्विटी, डिस्पोजल ऑफ इक्विटी मतलब इक्विटी को बेचना, राइट, बाय द PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन द मार्केट, राइट, may lead to decrease in the assets of the government, right, ये सॉरी ये गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये may lead to the decrease in the assets of the government, तो ये क्या होगा, करेक्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट, जब डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया तो उससे रिटर्न आना बंद हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट बजट का है। उससे पहले जो मैंने वीडियो आपको शेयर की थी, और आपका इस यूनिट से ये बच्चों अंडर द ब्लैंक दिया है, फिर एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम का नाम पहचान के डालना, 3 एक्सचेंज रेट है, राइट। मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, तो फिक्स तो गायब हो गया यहाँ से। ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सरप्लस एंड डेफिसिट इन BOP अकाउंट, वो खुद से एडजस्ट हो जाता है, कौन से में, मार्केट, गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं, खुद से एडजस्ट होना, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, BOP अकाउंट को गवर्नमेंट को अपने रिजर्व यूज़ करने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही है, तो वो क्या होगा, मैनेज फ्लोटिंग, राइट, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल। एक ये क्वेश्चन आया यहाँ बच्चों को 4, और ये हो गया 5 मार्क्स, और एक क्वेश्चन और होना चाहिए, 1 मिनट, ये बेस्ड ऑन ट्रेड अंडर करंट अकाउंट ड्यूरिंग जनवरी, राइट, ये आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये डायग्राम दिया है, ठीक है, ये देखो, ये बार डायग्राम है, ठीक है, इस बार डायग्राम में ये क्वेश्चन है, ये 23 का है, राइट, ये वाला, और ये वाला जो बार है ये 24 का है। तो पहले तो आपको इंटेलिजेंस दिखानी है कि इसमें सिर्फ 24 का ही पूछा है, देख रहे हो ना 24, तो जो तुम्हारा पहले जो 2 बार्स दिए हैं ये फालतू के, इस पर आपको फोकस नहीं करना है। इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ ऊपर में दी हुई हैं। अब ये क्या है, ये वाला जो है आपका इंपोर्ट्स का है, और पहला वाला एक्सपोर्ट का है, तो ये क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, ये दिख रहा है, डेफिसिट हो रहा है। अब कितना हो रहा है, तो इनकी वैल्यू का डिफरेंस निकालो और फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इसमें डेफिसिट हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, 0.74, एक ही क्वेश्चन दिया है, राइट, तो ये हो गया आपका 7 मार्क्स, आपका 6 मार्क्स, सॉरी, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं, ठीक है। थैंक यू। बी गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सिटीजन, सक्सेसफुल, गुड स्कोरर इन एग्जामिनेशन। थैंक यू।